नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। यूपी का ज्ञान में अहम चर्चा पहले भी करते रहे हैं, एक ऐसे मुद्दे की जिसने उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान ला दिया है और खास तौर से युवाओं को और उन युवाओं को जो अपनी जिंदगी को किसी प्रतियोगी परीक्षा के को उत्तीर्ण करके उसके सहारे कुछ रोशन करना चाहते हैं, तमाम सपने बुनते रहे हैं। उन वो 6 साल से एक तरीके से वो अधर में ही लटके हुए हैं और इस मामले में पक्ष और विपक्ष को लेकर सियासत भी बड़ी तेज हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर। इस मामले को लेकर जब हाईकोर्ट की डबल बेंच का जो फैसला आया है उसके बाद ये मामला ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। अभी इस मामले में अब ये बात साफ हुई है कि योगी सरकार से कहा गया है, योगी सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि इस मामले में नए सिरे से लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने एक पेंच भी इसमें फंसा दिया है और वो कहा है कि जो लोग अभी तक नौकरी कर रहे हैं, जो चयनित हो चुके हैं और बीते कुछ सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को उनकी जो मियाद तय की गई है वो अगले 2025 तक है, यानी 1 साल की ही मियाद है उनके पास। तो ऐसे में उनके साथ ये आशंकाएं तमाम बनी हुई हैं कि उनका भविष्य आखिर होगा क्या। और ये आशंकाएं इसलिए भी क्योंकि इससे पहले भी तमाम मामले ऐसे हुए हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियों पर खतरे के बादल मंडराए, जो उनकी आशंकाएं थी वो सच साबित हुई और उनकी नौकरी चली गई। तो ऐसे में ये चयनित शिक्षक भी आंदोलित हैं। लखनऊ में इससे पहले जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके आंदोलन का भी वो गवाह बना है। जो आरक्षण के कुल मांग को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, बीते कई समय से एक लंबे वक्त से कर रहे थे, उनका भी हमने आंदोलन देखा है। लेकिन आज एक आंदोलन जो हुआ है वो आंदोलन हुआ है उन शिक्षकों के जरिए जो चयनित हो चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के परीक्षा के साथ। लेकिन अब उनके सर पर भी तलवार लटक रही है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनके सामने तमाम खतरे मौजूद हैं। और इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मंगला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो ये शिक्षक हैं चयनित, उनमें अभिषेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, धीरज चंदानी हमारे साथ हैं, रविकांत मिश्र कुंदन हमारे साथ हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम सीधे मंगला से मुखातिब होते हैं और मंगला से जानते हैं कि आज मंगला क्या हुआ। ये जो चयनित शिक्षक थे, आंदोलन हुआ, क्योंकि हम अभी तक आंदोलन देख पा रहे थे जो आरक्षित वर्ग के जो लोग थे, अभ्यर्थी थे, या अनारक्षित वर्ग के सामान्य वर्ग के लोग थे। लेकिन आज चयनित वर्ग के ये लोग बड़ी तादाद में आए। ऐसा कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा ये आंदोलनकारी यहाँ पर लखनऊ में पहुंचे। क्या रहा पूरा मामला, कैसा था मंजर, और क्या आपने जो बातचीत की, क्या उससे आप समझे कि इस पूरे मामले में उनकी दरअसल मांग क्या है? मंगला। जी सर, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर नए सिरे से सूची जारी करने का जो निर्णय दिया है, उसके बाद से ये हंगामा बढ़ता जा रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुरुआत में तो हाईकोर्ट के जिस दिन लखनऊ बेंच ने निर्णय दिया, उसके अगले दिन जो आरक्षित वर्ग के अचयनित अभ्यर्थी थे, उन्होंने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब रात में उनको पुलिस वहां से हटाती है, जिसके बाद वो फिर से वहां दूसरे दिन पहुंचते हैं और आज उनके प्रदर्शन का तीसरा दिन था। लेकिन आज हंगामा उस समय बढ़ गया जब जो चयनित अभ्यर्थी थे वो भी सामान्य वर्ग के, वो भी वहां पे हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और पुलिस ने बकायदा दोनों वर्ग को एक रस्सी बांध करके दोनों वर्ग को अलग कर रखा था। अब इसमें जो अच्छी बात वो ये थी कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं हमारे साथी, उनकी नौकरी जाए। आज जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, जो 69,000 में जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जनरल कैटेगरी के जो यहाँ पे अध्यापक आए हुए थे प्रदर्शन करने, वो भी ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते इनके साथ अन्याय हो। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, इनका ये कहना है कि हम पिछले 4 सालों से कार्यरत हैं, हम सरकार की जो भी दिशा निर्देश है, शिक्षा विभाग का जो दिशा निर्देश है, पढ़ाने के साथ चुनाव कराना, यहाँ तक कि कोविड के समय में इन्होंने कहा कि हमारे कई साथियों की ड्यूटी में हमारे साथियों ने काल कवली भी हो गए, उनको अपने जान से हाथ, दुखद मृत्यु भी उनकी हुई। तो ऐसे मामले भी हुए हैं। तो अब हुआ क्या कि अभी हाल ही में वायरल हुआ जिसमें
नोटिस आ गया था कि इनके पैसे भी, इनसे जो सैलरी मिली है वो वसूला जाएगा। तो ये लोग परेशान हैं, संकट में हैं, इनके पास बहुत सारी अब ये अपनी समस्याएं, कई लोग कह रहे हैं कि हमने लोन लेकर रखा है, अब हमारा लोन कैसे भराएगा। तो इनका ये कहना है कि जो चयनित हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उस सूची से किसी भी प्रकार से सरकार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हालांकि इनका ये कहना है कि आप जो 6800 अभ्यर्थी हैं अनारक्षित वाले, उनको आप नियुक्ति करिए, उससे हमसे मतलब नहीं है। इनका ये भी कहना है कि जो आरक्षण घोटाला जो किया जा रहा है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, तो इनका यह भी कहना है कि आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि जितना पद जो नियुक्ति के लिए निकला था उतने ही पद उसमें हुए हैं, भरे गए हैं, तो आरक्षण घोटाला भी नहीं हुआ। हालांकि इनकी जो वहां पे उच्चाधिकारी थे उनसे बातचीत हुई है, जिसके बाद ये लोग वहां से निकले हैं। लेकिन वहां तमाम ऐसे सहायक शिक्षक थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि यदि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, आपको सर ये भी बता दें कि जो अध्यापक इसमें अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें काफी संख्या ऐसी है जो कहीं नौकरी कर रहे थे, कोई बैंक में था तो कहीं किसी अन्य जगह पे नौकरी कर रहा था, और वो छोड़ करके 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया और उसका हो गया और वो अब पढ़ा रहा है। तो और कई लोगों की उम्र भी अब ज्यादा हो चुकी है, तो लोग बहुत परेशान थे। और उनका कहना है साफ तौर पे कि अगर हमारे साथ अन्याय होता है, हमारी नौकरी अगर जाती है, तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी विषम स्थित है, क्योंकि हम एक और जो घटना हुई अभी, जब जैसे ही ये फैसला आया और इस मामले में हम जो चयनित हैं ये शिक्षक, इनसे बात करेंगे। उससे पहले उस घटना को आप जब सोचिए तो ये सभ्य समाज में तो बड़ी कलंक वाली बात होती है, और खास तौर से युवाओं के लिए, जिन युवाओं के लिए मोदी सरकार या सारे जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, वो हमेशा कहते हैं कि उनके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी बंदोबस्त करेंगे। लेकिन उनके लिए जो उनका जो मामला होता है, उनके लिए जो बैंक से लोन की बात आती है, वो सारा कुछ उनसे उस प्रक्रिया से उनको बाहर कर दिया जाता है। ये कहा जाता है बैंक से लोन वसूली के लिए आ रहा, और कहा जाता है कि अब आपको लोन जो है वो दिया नहीं जाएगा, और लोन के लिए आपको आपसे और वसूली जो है वो करने की बात भी दिखाई दे रही है। तमाम शर्तें आयद होती दिखाई दे रही हैं। हम सीधे चलते हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी आपके पास। अभिषेक जी, कैसे ये पूरा मामला, क्योंकि हम अभी तक तो देख पा रहे थे कि आंदोलित जो लोग थे, जो चाहे वो आरक्षित वर्ग के लोग हों या सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनकी हमने चिंताएं देखी, हमारे दर्शकों ने भी उनसे उनकी चिंताओं को साझा किया। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं ये तो एकदम अलग एक मामला आ गया है कि इस फैसले के बाद आप लोगों के लिए संकट घिर गया है, और आप लोग इतने आशंकित हो गए कि आपने लखनऊ का रुख किया, आंदोलन की राह चुनी। सर प्रणाम पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को, और आपको सर हृदय तल से धन्यवाद कि आपने हम लोगों को मौका दिया, ताकि आपके पटल के थ्रू हम पूरे यूपी को और सबको हम अपनी भी पीड़ा बता सकें। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सर जब से ये माननीय डबल बेंच का ये जो ऑर्डर आया सर, उससे हम लोगों के अंदर एक आशंका ये फैल गई सर कि जो एक लाइन कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एम आई ऑडिबल सर, आवाज आ रही है सर? जी, तो सर जब से वो एक ऑर्डर आया सर कि जो भी उसमें प्रभावित होंगे उनको सिर्फ सत्र लाभ दिया जाए। अब चूंकि सर बात यहाँ पे आरक्षित और अनारक्षित की थी, अभी जैसे आपके जो यहाँ पे संवाददाता जी थे उन्होंने बताया कि आज सिर्फ सवर्ण शिक्षक वहां पे धरना दे रहे थे। सर सिर्फ सवर्ण शिक्षक नहीं दे रहे थे, वहां पे जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, मतलब जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जिसमें उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स नहीं है सर, उसमें ओबीसी कैंडिडेट भी है, उसमें एससी कैंडिडेट भी हैं। वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे इसलिए मौजूद थे ताकि उस सूची को बताया जाए, जिसकी वजह से हम सारे लोग पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि सर जब वो सूची नहीं रहेगी, सबके अंदर मन में ये आशंका है कि अगर वो सूची नहीं रहेगी तो फिर उसके बाद हम लोगों का क्या होगा। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को एक आश्वासन तो मिला है, लेकिन सर उस आश्वासन पे जब तक कोई विधिक मुहर नहीं लगेगा तब तक सर वो मन हमारा आशंकित रहेगा। हमने अपनी लाइफ के
4 प्रीशियस ईयर्स गवर्नमेंट को दिए हैं, और अचानक से ऐसे कोर्ट के ऑर्डर पे सर हम कैसे भरोसा कर लें कि इसके बाद हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हालांकि बाबा ने आज तक जितना कुछ कहा है, सब कुछ किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं, लेकिन सर फिर भी हमें एक कोई विधिक मोहर या फिर कोई एक ऐसा जियो सरकार की तरफ से मिल जाए, या कुछ ऐसा एक प्रोसेस हो जो पता चल जाए कि इस तरह से हम लोग सुरक्षित हैं। और उसके बावजूद भी सर हमारी दूसरी मांग ये है कि अगर आपको समायोजन करना है, जो सरकार है या सरकार के अधिकारियों को जिनको समायोजन करना है, तो जो लोग लिस्ट में ऐड हो रहे हैं सर उनको ऐड करिए। 67,867 की जो लिस्ट है उसको ना छेड़ा जाए सर। उसको ना छेड़ा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी जो समस्या है, आपकी जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल जायज हैं। और ये बिल्कुल आपने एक हमारी जो मंगला जो बात बता रहे थे कि उसमें ये बात आ रही थी कि वो लोग सामान्य वर्ग के ही जो लोग हैं आंदोलित हैं, ऐसे नहीं है। इसमें दायरा बड़ा था और इसमें वो तमाम लोग थे जो नौकरियां कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी करने के लिए नौकरी मिली होगी तो आपके परिवार के तमाम सपने होंगे और उन सपनों के लेकर आप आगे बढ़ रहे होंगे, तमाम जिम्मेदारियां होंगी। ऐसे में ये एकाएक घटनाक्रम आपके लिए किसी कुठाराघात से कम नहीं है और आशंकाएं होना लाजमी है। इसमें तो ये बिल्कुल ये सरकार का और जो सियासी रहनुमा है उनका ये फर्ज बनता है कि इस मामले में ये एक स्पष्ट मैसेज दें। लेकिन चूंकि ये मामला चूंकि अदालत में भी फंसा हुआ है और इस मामले में हालांकि योगी सरकार की तरफ से ये साफ तो कर दिया गया कि इसमें किसी का अहित नहीं होगा, लेकिन ऊहापोह के हालात हैं। धीरज चंदानी, आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब नौकरी मिली और अब इस नौकरी पर फिर से संकट के बादल हैं, तो ये जो चिंताएं हैं आपकी, आप कैसे इससे इस वक्त निपट रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर तमाम दबाव होगा, खुद का भी जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और अब उस पर इस तरीके की ये एक चुनौती आ गई है। कितनी विषम समस्या है आप लोगों के सामने? सर, जब से माननीय डबल बेंच का आदेश आया है तब से वास्तव में हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं वो बहुत प्रतिकूल हैं। और इस शिक्षक भर्ती में जितने लोग कार्यरत हैं वो अवसाद की स्थिति में आ गए। ठीक है, उनके लिए मतलब ये अवसाद का क्षण है। क्योंकि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि हम एक हेलो आवाज आ रही है? आप जहाँ पर आवाज आ रही है? थोड़ी सी शोर है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी बात ठीक। करें। तो हुआ ये कि जब ये वर्डिक्ट पर डिसीजन आया तो जो माननीय डबल बेंच का आदेश था वो एक सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के क्रम में बाध्यकारी था। कारण ये था कि जो जैसे कहा जा रहा है सत्र लाभ की बात, ठीक है, इसी वर्डिक्ट में माननीय सिंगल बेंच का जब ये आदेश आया था कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके की विसंगति हुई है। ठीक है, तो उन्होंने हमें सरकार को एक लिबर्टी दी थी कि अगर कोई प्रभावित होता है तो उसके लिए वो नीतिगत तरीके से अपनी बात को मतलब नीतिगत तरीके से उनको संरक्षण दे सकती है, उनकी नौकरी को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन इस दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरा वर्डिक्ट हुआ इसी शिक्षक भर्ती से संबंधित, और वहां पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मैक्सिमम कैप है वो 69,000 के अलावा +1 भी नहीं हो सकता, मतलब एक पद भी बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। इस डिसीजन के आलोक में डबल बेंच बाध्य था, उसकी बाध्यता थी कि वो इस लिबर्टी को ये उत्तर प्रदेश सरकार को दे नहीं सकता था, तो वो लिबर्टी समाप्त हो गई और उसमें केवल इस बात का उल्लेख है कि सत्र लाभ दिया जाएगा कोई भी प्रभावित होगा। तो सत्र लाभ जैसा कि आपने बताया कि 2025 31 मार्च तक रहेगा, उसके बाद जो प्रभावित शिक्षक हैं उनके साथ क्या किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हाँ, और जैसा सरकार कह रही है हम समस्त वर्गों के साथ न्याय करेंगे, तो मतलब एक प्रश्न ये है, 2 बिंदु ऐसे हैं जिनका निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ही किया जाना संभव है। उसके इतर यदि सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है समायोजन का या इस जो डबल बेंच का आदेश है उसके अनुपालन का, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती में विवादों की संख्या और बढ़ जाएगी। उन 2 वर्डिक्ट को मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि एक केस था बीएड बीटीसी बनाम बीएड, ठीक है, और उस केस के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया
कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व में जो लोग बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं प्राइमरी में, केवल उनकी नौकरी ही जो है अधिकृत की जाती है, स्वीकृत की जाती है, लेकिन उसके बाद में किसी भी बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एक वर्डिक्ट है। 11 अगस्त 2023 के बाद कोई बीएड अभ्यर्थी वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एप्लीकेंट ही नहीं हो सकता। ठीक, तो अगर सरकार रिविजिट करती है और कोई नया अभ्यर्थी आता है तो उस बीएड अभ्यर्थी को वो कैसे नियुक्ति देगी? क्या वो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसकी अवमानना करके देगी? नहीं, वो कहीं ना कहीं वो बाध्यकारी होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय से एक मॉडिफिकेशन ले या एक डायरेक्शन ले कि हमें इस संदर्भ में क्या किया जाना है। और दूसरा वर्डिक्ट जो मैंने आपसे कहा सत्र लाभ की बात, ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट करने के लिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ही जाना पड़ेगा, नहीं तो भावी संदर्भ में ये भर्ती जो है और विवादों से बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगा। हेलो, तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में हमारी स्थिति जो है, हम अवसादग्रस्त हैं और हमारा परिवार भी जो है जीविका के संकट से गुजर रहा है। उनको ये भय है कि अगर परिवार का, किसी के परिवार में कोई इकलौता हेलो, जी जी, आपकी आवाज आ रही है? हमें लग रहा है सबकी आवाज नहीं आ रही। सर ज्ञानेंद्र सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है सर? हेलो, हाँ, आपकी आ रही, ज्ञानेंद्र सर की आवाज नहीं आ रही। जी, अभी थोड़ी ये कुछ हाँ, दिक्कत अब आ रही। तकनीकी दिक्कत हुई, तो आपकी आवाज अभी गई थी। लेकिन अभी अब आ मैं रही। रविकांत मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। एक आपकी कविता है जिसका आज बड़ा जिक्र हुआ है, जी तो वो कविता हम जी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। वो कविता क्या है और उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए वो कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी रविकांत जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले आपको, पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों को बार बार प्रणाम। और एक निवेदन, इस भर्ती का जो भर्ता बनाया जा रहा है उससे पहले एक निवेदन सभी से कि आप राजनीति में फंस करके इस तरह से बंटवारा न करिए। आप जातिगत जिस तरीके से बंटवारा कर रहे हैं उससे समाज लगातार टूट रहा है, बनती जा रही है। आज देख रहे हैं तो हमारे शिक्षक हैं, उनके आजीवन संकट है, उनके भविष्य में संकट है। उन्हीं पे नहीं, जो बच्चे लगातार 4 वर्षों से 5 वर्षों से अपने अध्यापक से जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी तरह से आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं और अध्यापक और शिक्षक का आत्मीय संबंध बेहतर हो चुका है, उन बच्चों पे भी संकट है। उनके सीखने की प्रक्रिया में भी समस्या आएगी और हमारा परिवार संकट, और इसका असर आने वाली पीढ़ी पे भी होगा। और इस सब के जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये बहुत आसान थी, सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही नजदीक आए विवाद पर रोके गए, आज स्थिति है कि अब ना तो सरकार के पास बहुत ज्यादा अवसर रह गया है और कोर्ट, ऐसा लगता है जैसे माननीय न्यायालय भी गुमराह हो रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? ये जातिगत राजनीति के कारण हो रहा है। तो मुझे जब व्यथित होता है मन, तो कहीं ना कहीं तब ऐसी चीजें निकलती हैं। तो हमने लिखा कि जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, जब कुछ जाति के नेता पुरजोर उछलने लगते हैं, नीति नियंता मौका पाकर नियम बदलने लगते हैं। संविधान ही जात पात को पूर्ण प्रमाणित करता है, कानून यही जनरल कोटे को खूब प्रताड़ित करता है। सभी बताओ, बुद्ध योग्यता वरदान है या अभिशाप है? क्या जनरल होना पाप है? क्या जनरल होना पाप है? स्थितियां बड़ी खराब होती जा रही हैं। तो लिखा कि जो है कि पहले तो जनरल कोटे को कोई लाभ नहीं मिलता, पहले तो जनरल कोटे को कोई लाभ नहीं मिलता, ना कोई मरहम लाता है, कोई घाव नहीं सिलता। कठिन तपस्या मेहनत से जो कुछ थोड़ा मिल जाता है, फिर नेताओं को इनका सुख ना फूटी आंख सुहाता है। स्थितियां कितनी खराब है साहब कि कम अंकों वाले प्रोफेसर अधिक अंक चपरासी, कम अंकों वाले प्रोफेसर अधिक अंक के चपरासी,
अब अंतहीन आरक्षण देता, योग्य सवर्णों को फांसी, जब अयोग्य पद पर बैठेगा और योग्य बाहर जाएगा। जो स्थिति आज इस भर्ती में हो रही है कि जब अयोग्य पद पर बैठेगा और योग्य बाहर जाएगा, जो कुशल नहीं है आखिर वह कैसे विकास ले आएगा। सबका साथ विकास ये लगता एक झूठा आलाप है, क्या जनरल होना पाप है, क्या जनरल होना पाप है। और एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति है, स्थिति ऐसी है कि जब एक धावक को मान लीजिए 4 लोगों को दौड़ाना हो, हम तो ये चाहेंगे कि पहले उस धावक को प्रॉपर मिले, उसको उचित भोजन मिले, उसकी व्यवस्था ऐसी हो कि वो दौड़ सके, तो दौड़ने के लिए योग्य बनाया जाए। लेकिन कितनी हास्यास्पद है कि 1.5 किलोमीटर की अगर दौड़ होनी है तो किसी को 1.5 किलोमीटर दौड़ना है, किसी को 1 किलोमीटर दौड़ना है, किसी को 800 मीटर दौड़ना है, और उसी जो है उसको घोषित किया जाएगा। अब तो लिखना पड़ा कि हम लोग भी ऐसे नहीं है कि हम जो है पैदा होते ही अमीर हो गए। तो लिखा कि क्या कमजोरी जाते हैं, जात को देखकर ये नेता कैसे सोते हैं, ओट की रोटी सेक कर, एक वर्ग को मुफ्त मलाई रोज रोज बांटी जाती, दूजे के हक की थाली आखिर क्यों छाटी जाती। टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, दो अधिकार दो, टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, दो तो पूरा अधिकार दो, बार बार मरने से अच्छा एक बार में मार दो, जो इतनी नफरत करते हो देश निकाला दे देते। ये इशारा है पूर्व के जो हमारे नेता हैं उनके, कि बार बार से अच्छा एक बार में मार दो, जो इतनी नफरत करते हो देश निकाला देते, जो जाने से मना करे विष का प्याला दे देते। राजा देवता बोलो, राजा न्याय देवता बोलो, ये कैसा इंसाफ है, क्या जनरल होना पाप, क्या जनरल होना पाप है। और अंतिम 2 पंक्तियां जिसके लिए ये लिखनी पड़ी, जो दर्द है कि विकसित भारत के रास्ते में, विकसित भारत के रास्ते में अंतहीन आरक्षण अभिशाप है। विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है, विश्व गुरु के देश में क्या जनरल होना पाप है। सभी हैं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। जो बाहर बैठे हुए जिनको चाहिए, जिनके लिए सर्वोच्च माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है, उनको भी हम ये नहीं कहते, हमारा उनसे विरोध नहीं है कोई, लेकिन इस तरीके से अगर बांटा जाएगा, वर्गवाद फैलेगा, तो ये समस्या बढ़ती रहेगी। इसलिए दूरी बनाए, उनको भी नियुक्ति दें, लेकिन जो पहले से नियुक्त है उनका समायोजन नहीं, उनको सुरक्षित किया जाए, और जो नए लोग आए हैं उनका समायोजन किया जाए। यहाँ तो उल्टी स्थिति है, यहाँ तो न्यायालय भी जो है पुनहीन जैसा नजर आ रहा है। कहीं न कहीं ध्यान रखना पड़ेगा इसका, और मेरा सभी से निवेदन है कि इन बातों का ख्याल रखते हुए ही आगे राजनीति भी हो, आगे निर्णय भी लिए जाए, और कोई न कोई एक मध्य का रास्ता हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार निकाले, अधिकारी निकाले। और एक और महत्वपूर्ण बात सर, ये बताना जरूरी है, बहुत ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि किसी और की गलती की सजा कोई और भुगता रहा है, और इस पे न्यायालय को एक बार अधिकारियों के लिए लिखना था एक लाइन कि जो अधिकारी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन तो ये कह दिया गया कि जो काम कर रहे हैं उनको जो है आप दोषी बताते हुए उनको बाहर कर दो। ये कहाँ का न्याय है। और अब केवल उम्मीद सरकार से, वो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले, और समाज के सभी वर्ग के सभी जो नागरिक है वो ये ध्यान रखें, नहीं तो इस आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। क्योंकि अभी एक ताजा उदाहरण बांग्लादेश है, आप देख सकते हैं कैसे कोहराम मचा हुआ है। ऐसा न हो कि देश में ऐसी विकट स्थितियां, हम चाहते हैं कि हमारी भारत माता ऐसे ही एकदम हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया, आपने बहुत अच्छे शब्दों में रविकांत मिश्रा जी अपनी बात कही है। हमारे देश के लोकतंत्र काफी मजबूत है। ये वो देश हैं जिनकी आपने जिक्र किया, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये तो अपने जब से बने हुए हैं उसी के बाद से वहां पर अस्थिरता, अराजकता, ये उनका एक मौलिक गुण हो चुका है। तो इस मामले में हम लोग काफी खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारा पूरा सिस्टम बहुत ही मजबूत है। वहां पर ऐसे हालात होना उसका सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन आपने अपने जो दंश है, अपना पीड़ा है, उसको आपने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अब हम अभिषेक श्रीवास्तव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जब जिस तरीके से ये क्या जो बात एक कही थी अभी कविता के माध्यम से ही कहा, लेकिन उसके बाद से जब ये जो पीड़ा आई है, क्या यहाँ पर ये जो अफसर थे, क्या ये दोषी नहीं आपको दिखते हैं? ये अफसर थे, इन्होंने जब ये भर्ती हो रही थी, 6 साल हो गए,
6 साल कम नहीं होते हैं, और 6 साल के बाद भी अगर किसी भर्ती परीक्षा की तस्वीर साफ ना हो, सामने सब कुछ एकदम स्पष्ट ना हो, और जो लोग एक इम्तिहान दे रहे हो, जो भर्ती हुए हो वो भी डरे हुए हो, जो भर्ती ना हुए हो वो भी आशंकित हो, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये अफसरों ने, जिन लोगों ने ये किया, वो तो सीधे तौर से दोषी हैं, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनी इस पूरे मामले में? अभिषेक जी। सर जी, आप अनम्यूट। जी जी, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ, थैंक यू सर। सर, जैसा आपका सवाल था, मैं इस पे एक बात कहूंगा। जैसा अभी रविकांत जी ने बताया, बिल्कुल सेम वही स्थिति है सर, कि अगर पिछले 6 साल से अगर ये भर्ती जो है इसका भर्ता बनाया जा रहा है, जैसा सब लोग कह रहे हैं, तो ऐसा इसीलिए हो पा रहा है सर, क्योंकि ये अधिकारियों की वजह से हो रहा है। सर, मैं बस 2 मिनट आपका लूंगा सर। सर, सरकार और अभ्यर्थियों या जो अभी इस समय नियुक्त शिक्षक है, इनके बीच में जो ब्रिज है सर, वो अधिकारी ही होते हैं, ठीक है। और सर, ऐसा है कि हम लोगों ने उन लोगों के जो मापदंड तैयार किए थे, जो पैरामीटर्स उन्होंने दिए, पहले टीईटी की भर्ती उन्होंने दी, उसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया। फिर उन्होंने एटीआरई, जिसे हम सुपर टेट अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहते थे, उसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया। उसके बाद सर फिर गुणांक बना, फिर उसको भी हमने क्वालिफाई किया, और जिस जिले में इन्होंने बोला उसमें हम लोग गए। अब सर आज 4 साल बाद आप ये बता रहे हैं कि ये पूरी की पूरी लिस्ट गलत है, तो हम डायरेक्टली सरकार को दोषी नहीं कर सकते हैं सर। इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं, कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि माननीय न्यायालय के सामने आपको ये कहना पड़ रहा है कि लिस्ट में गड़बड़ हो गई। और सर मैं एक बात और आपसे यहाँ कहूंगा कि लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है सर। जो पहली वाली सूची आई थी जिसमें 69,000 में 67,867 टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है सर। सर, 1 मिनट में लूंगा आपका। अगर इस पूरी गणित को, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जब से ये जजमेंट आया है सर का, आई मीन ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तब से ये लोग एक ही बात का भ्रम फैला रहे हैं कि आरक्षण महाघोटाला हो गया, आरक्षण महाघोटाला हो गया। सर, मैं आपके माध्यम से जनता से, नेताओं से, अधिकारियों से सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर कैसे घोटाला हुआ है। 69,000 में 50% यूआर के लिए रजिस्टर्ड होता है। आई मीन आप यूआर को 50% देते ही हैं, तो 50% 69,000 का हुआ 34,500। ठीक है सर, उस 34,500 में 20 आप सारे ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रखेंगे, और उसके बाद आप 27% रखते हैं ओबीसी के लिए, 21% रखते हैं आप एससी के लिए, और 2% रखते हैं आप एसटी के लिए। चलिए सर, यहाँ तो ये वाली बात हो गई। अगर मैं ओबीसी से शुरू करता हूँ, तो 69,000 का 27% 18,500 समथिंग होता है सर। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे बेसिक शिक्षा के है कि इतने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद एससी कैटेगरी जो 21% की होती है, वो भी 11,000 ज्वाइन की है सर। 2% एसटी जो होते हैं सर, वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि उतने कैंडिडेट्स एसटी के अवेलेबल नहीं थे, तो वो सीट 69,000 पूरी फिल नहीं हुई। 67,867 की ही लिस्ट पूरी बनी थी। अब आते हैं सर अनरिजर्व कैटेगरी पे। सर, हम लोग जनरल हैं, इस बात पे हम लोग नहीं लड़ाई कर रहे हैं। जनरल जो कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ 19,500 पोस्ट पे एडेड है, और टोटल 34,500 की ज्वाइनिंग हुई है। तो सर, जो अभी कि ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि कोई बस है जिसमें अगर 10 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो महिलाएं सिर्फ उसी 10 सीट पे थोड़ी ही बैठेंगी, वो तो किसी भी सीट पे बैठ सकती है। बिल्कुल सर, हमारा संविधान उनको हक देता है, इसका हम स्वागत भी करते हैं। तो सर, वो कहीं भी बैठे, लाइक जो ओबीसी के कैंडिडेट अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या उनको ओवरलैप नहीं कराया गया? सर, यही अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा की वेबसाइट पे डाला है कि 20,000 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, 19,500 समथिंग टू बी प्रिसाइज, और उसके बाद 13,000 ओबीसी के कैंडिडेट इसमें आए हैं, और 2,500 के आसपास एससी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आए। अब सर मुझे बताइए कि टोटल 18,000 समथिंग जो कि भर्ती का 27% होता है, 11,000 समथिंग जो कि एससी के लिए 21% होता है, ये आपको कैटेगरी में सीट मिल रही है। अनरिजर्व कैटेगरी में आप लोग ऑलरेडी ओबीसी वाले जो भाई लोग हैं हमारे, वो 13,000 एडेड ही हैं इसमें, 2,500 एससी वाले ओवरलैप किए हैं। तो सर, ये आरक्षण का महाघोटाला कैसे है? मैं ये नहीं कह रहा हूं सर कि नहीं, यहाँ पे जो अभी सूची बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए, वो तो बात का विषय है सर। आप लोग जो सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं, स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, वो कि वो आरक्षण विरोधी हैं और वो सवर्णों के साथ रहते हैं,
कहाँ है सर वो सवर्णों के साथ? ऐसा तो नहीं है सर कि जब ये लिस्ट बनी होगी तो हमारे महाराज जी के पास वो लिस्ट नहीं गई होगी, बिल्कुल गई होगी सर। उन्होंने भी हर एक पैरामीटर को चेक किया होगा और इसी लिस्ट को दिखा के सर ये लोग माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में जीते भी हैं, जिसको डबल बेंच ने ऑर्डर को पलट दिया, जहां पे इन लोगों ने ये मान लिया कि क्या कहते हैं ये लिस्ट बनाने में विसंगति हुई है। अब मुझे बताइए सर इसमें कहां से विसंगति है? अगर सर हम टोटल भी जोड़े ना तो 19,000 जनरल कैंडिडेट जो हैं, 69,000 में से अगर आप 20,000 माइनस करिए तो 49,000 होता है। तो ठीक है, तो अब कितना चाहते हैं आप उसमें सर? पूरी 69,000 क्या रिजर्व कैटेगरी को मिलेगा? हम लोगों का कोई हक नहीं है इस देश के संसाधनों पे। बस सर मेरा इतना सा सवाल है। और आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री को घेरने के चक्कर में, मैं सर थोड़ा सा राजनीतिक हो रहा हूं, बट इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल थिंग। द थिंग इज कि यू जस्ट वांट टू ट्रैप आवर बिलवेड सीएम। इसके लिए आप लोगों ने इतने लोगों की, पूरी के पूरे इतने परिवारों की अस्तित्व को दांव पे लगा दिया है। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने लोगों को भी आप भर्ती दीजिए, आप सर सबको आईएएस पीसीएस टीचर जो बनाना है बना दीजिए। लेकिन सर अगर 4 साल अगर किसी ने इस पे नौकरी करी है तो जाहिर सी बात है कि आप ही लोगों ने ये नियुक्ति दी है सर, आप ही लोगों ने लिस्ट बनाया, आप ही लोगों ने स्कूल अलॉट किया, सब कुछ किया सर। तो फिर आज इसमें आरक्षण का घोटाला कैसे प्रूफ हो गया? मैं आता हूं सर माननीय कोर्ट पे, माननीय कोर्ट को जैसा बताया गया वैसा उन्होंने डिसीजन दिया। तो माननीय कोर्ट में वही मैं कह रहा हूं सर कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हो या जो हम चयनित शिक्षक हो, उनके और सरकार के बीच में, इवन कोर्ट के बीच में भी जो ब्रिज है वो ये ऑफिसर्स है। अब ये बताइए सर कि क्या ये ऑफिसर्स की आयरनी नहीं है कि ये अपनी बात को ही वहां पे प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं और इनकी वजह से आज इतने लोगों का जो पूरा का पूरा भविष्य है वो अधर में है। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा कि 49,000 ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी है 69,000 में, तो हाउ मच सीट डू यू पीपल वांट सर? हाउ मच सीट्स? या पूरी 69,000 सिर्फ रिजर्व कैटेगरी से भर जाएगी? अब इसके लिए सर वो लोग एक तर्क ये दे रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एटीआरई की परीक्षा हुई थी उसमें 1,40,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 85,000 ओबीसी थे और 25,000 एससी थे। सर दैट मेक्स 1,10,000। ठीक है, अब 1,10,000 हुए, बट सर और भी तो अनरिजर्व कैटेगरी है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ बनाया गया 67.11, उसको किस मानक पे पूरा किया गया है सर? सिर्फ 10-12 के मार्कशीट पे नहीं किया गया है। 90 मार्क्स था जनरल और ओबीसी एससी एसटी का और 97 मार्क्स पासिंग था जनरल का। अभी एपेक्स कोर्ट को ये भी देखना है कि कितने लोग 97 से ज्यादा पाए और तब वो ओबीसी से ओवरलैप करके एससी एसटी में ये जनरल की लिस्ट में आ रहे। तो इस बारे में सर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप कोर्ट में जाके आपने सीधे कह दिया कि हाँ लिस्ट में विसंगति हुई है। तो अगर सर लिस्ट में विसंगति हो ही गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? हम जैसे शिक्षक जिम्मेदार है या आप जैसे अधिकारी जिम्मेदार है? बस इतना मुझे जानना है सर। बिल्कुल। और अभी इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ एक और हमारे साथी जुड़ गए हैं, चंद्रमणि शुक्ल। और चंद्रमणि जी विषय विशेषज्ञ हैं, इस मामले के बड़े एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि लंबे समय से वो इस पर लिखते रहे हैं और शिक्षक भर्ती को लेकर उसके जो तमाम पहलू हैं उसको लेकर भी ये हमेशा मुखर रहे हैं। चंद्रमणि, आपके पास मैं सीधे पहुंचता हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये बात हम लोग कर रहे हैं कि ये दिक्कतें हुई, अदालत में भी पेच फंसे, सरकार के सामने भी बड़ी असमंजस की स्थिति है और विपक्ष के पास तो उसको एक मौका चाहिए होता है। वो तो इस वक्त पूरी तरीके से मुखर है इस पूरे मामले को लेकर, वो इसको किसी भी तरीके से भुना लेना चाहता है। तो क्या ये जो अफसर थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो लोगों ने इस परीक्षा को कराया और 6 साल बाद भी वो परीक्षा आज भी विवादों से घिरी है? तो ये तो उन अफसरों को काली लिस्ट में डाल देना चाहिए, उन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए नजीर लायक, जिससे फिर भविष्य में कोई अफसर कम से कम ऐसी कोताही चूक ना करे। सर आपकी आवाज नहीं मेरे पास तक आ रही, आपको आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही जी। नहीं, आवाज नहीं मिल पा रही, हम लोग को आ रही। जी जी, तो आप एक बार की फिर से कोशिश करिएगा, हम फिर से आपके पास आएंगे। आपकी आवाज, मुझे आपकी आवाज आ रही है, अब पता नहीं मैं हमारी आवाज शायद आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हम सीधे फिर से चलते हैं। अब एक और जो साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक, उससे धीरज चंदानी। धीरज जी, आप सुन रहे थे अभिषेक जी को, तो कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि बात जब हो रही है अफसरों की, हम कोताही की बात कर रहे हैं, तो आप शायद भीड़ में हैं, लेकिन आप हमको ये बताने की कोशिश करें अगर हमारे दर्शक, ये कहाँ से चूक हुई, ये गलती अगर हुई
क्योंकि खामी तो हुई कहीं, तो खामी हुई कहाँ? कि आप कह रहे हैं कि जी सारी भर्तियां जो है वो नियम कायदे से हुई, जी लेकिन जी नियम कायदे इस से हुई, फिर अदालत को ऐसा क्यों कहना पड़ा? जी जी इस पूरे मामले पर मैं बड़ा संजीदगी से शुरू से लगा हुआ हूँ, क्योंकि इसी तरह के एक रिजर्वेशन के मामले पर मैं याची रहा हूँ। माननीय जो सिंगल बेंच में याचिका थी और जिस पर हम जीत हासिल कर चुके थे। एक जी मैटर यहाँ से शुरू होता है जब सरकार द्वारा एटीआरई करवाई गई, जिसे सुपर टेट कहा जाता है। तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या जो थी 1,40,000 के अप्रोक्सीमेट थी, और उस 1,40,000 संख्या के पीछे का मेन कारण ये था कि जो दो क्रमागत भर्तियां कराई गई 68,500 और 69,000, उसमें कट ऑफ का बहुत बड़ा अंतर था। अंतर ये था कि 68,500 में ओबीसी SC ST के लिए जैसे ओबीसी को जनरल के साथ रखा गया था, जनरल का कट ऑफ सेम था जनरल ओबीसी का, उसमें उत्तीर्ण, और 69,000 में क्या किया गया, केवल जनरल कैटेगरी को अलग कर दिया गया, बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स रख दिए गए, और जनरल का पासिंग मार्क्स जो था वो 97 कर दिया गया। इस स्थिति में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो इंक्रीज कर गए, उनका नंबर ऑफ जो मतलब जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स थे वो उनका नंबर इंक्रीज कर गया। और यहाँ पर मामला बना, जो सुप्रीम कोर्ट की एक का ऑर्डर है, मामला बना दोहरे अवैध आरक्षण का। वहां पर जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी एक दो चरण की अगर कोई भर्ती परीक्षा होती है तो उसमें आरक्षण का लाभ किसी एक ही चरण में लिया जा सकता है। इसको हमारे द्वारा चैलेंज किया गया था माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में। तो मामला ये हुआ कि केवल 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित हुए 67 में, तो जो एक बड़ा वर्ग अचयनित रह गया था, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया, राजनीतिक रूप से जो है तात्कालिक सरकार को घेरना शुरू किया, और विपक्ष के माध्यम से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की गई कि सरकार को, जैसे कि आज भी सरकार ये नहीं बता पाती कि 6800 की सूची आई कहां से, विसंगति कहां से हुई है। कारण ये है कि हुई नहीं है, ये एक राजनीतिक दबाव में तात्कालिक सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार जो आप बीजेपी है उसको एक नुकसान भी हुआ है, और उसका एक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि विपक्ष द्वारा सरकार को हमेशा एक आरक्षण विरोधी सरकार के रूप में घेरा जाता रहा है। जैसे कहा गया कि अगर बीजेपी 400 सीट जीत जाएगी तो संविधान बदल देगी, इस तरह से दुष्प्रचार किया गया। तो मामला इतना राजनीतिक हो चुका था, ये अभ्यर्थियों की जो लड़ाई थी वो राजनेताओं की लड़ाई बन गई, और राजनीति की भेंट जो है ये पूरी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है चढ़ गई। और दो वर्गों के, जैसे दो अगर अभ्यर्थी वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं या संतुष्ट नहीं है तो वो न्यायालय के माध्यम से न्याय की मांग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने न न्यायालय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं करवाया, और डायरेक्ट जो है मतलब एक निर्णय लिया कि आरक्षित वर्ग की, हेलो जी 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 हेलो आप यात्रा आवाज आ कर रही रहे है हैं, सर? मुझे लग रहा है तो कि हाँ, आरक्षित आवाज वर्ग आ रही है की, आपकी। हाँ, जी 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 सर, ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ हो कि केवल कोई एक चयनित अभ्यर्थियों की सूची निकली हो जिसमें सभी अभ्यर्थी जो है आरक्षित वर्ग के रहे हो। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित एक सूची निकाली गई जो कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के गले की फांस बन गई। और इस मामले को जो नजदीक से देखे हैं, जिन जिन पत्रकारों ने इसको करीब से जाना है, वो जानते हैं कि निश्चित तौर पर एक राजनीतिक दबाव के तहत इस सूची को जारी किया गया, और वास्तव में इस तरह की कोई विसंगति देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आप इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, इसलिए शायद हम शायद दर्शक जो देखेंगे उनको थोड़ी सी लगेगा कि उतना सही विजुअल्स दिख नहीं रहा उनका आपका स्क्रीन में, लेकिन आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से दो टूक अपनी बात कही है, और ये विसंगति वाकई में दिखाई दे रही है। और इस विसंगत से कितने बड़ी तादाद में युवा गुजर रहे हैं, ना सिर्फ युवा बल्कि उनके पूरे परिवार, उनका पूरा जो कुनबा है जो उन पर आश्रित है, उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। हम अपनी जो डिबेट है इसके अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। हम उससे पहले अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये एक विसंगति जो है जिसकी बात अभी धीरज भी कर रहे थे, हम सारे लोग जब ये चर्चा हो रही थी, वो चाहे आरक्षित वर्ग हो अनारक्षित वर्ग हो, हर किसी के अंदर एक शक है, हर किसी के अंदर आशंका है। और अभी आप लोग तो चयनित हो चुके हैं, उसके बावजूद आपके ऊपर एक खतरे के बादल हैं, आपकी नौकरी संकट में है। तो ये तो परिवार के लिए भी बड़ा एक संकट की घड़ी है, एक ऐसा दौर है जहां से उभरना आपके लिए बड़े मुश्किल भरा हो सकता है। जी
सर अब संकट का दौर तो है सर, लेकिन इसी के लिए आज हमारे जितने शिक्षक चयनित भाई हैं वो सब लोग वहां पे गए थे, और डीजी मैम से हम लोग को एक आश्वासन मिला है कि किसी भी तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और कोई भी चयन सूची से बाहर नहीं जाएगा। जैसे धीरज भाई जो हमारे हैं, डॉक्टर धीरज चंदानी, ये वहां पे शायद उस पैनल में थे भी, तो ये ज्यादा उसमें स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन सर जहां तक परिवारों की बात आप कर रहे हैं, आप खुद सोचिए सर कि अगर इस तरह का कोई फैसला आएगा तो हम लोग सच में बहुत मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं इस समय। और सर एक इसके इतर मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि चूंकि अब सबको दिख रहा है कि मामला मेधा से ज्यादा यहाँ पे राजनीतिक रंग ज्यादा ले लिया है। सर मैं एक छोटी सी बात आपके कहूंगा, बिकॉज मीडिया इज ऑल्सो द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग इस बात को सर जरूर उठाइएगा कि 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन हुआ। ठीक है सर, ये बस मेरी बात है, हो सकता है कि अगर मैं गलत हूंगा सर, आप इतने सीनियर हैं, आप इसे मुझे करेक्ट करिएगा कि सर 2018 में जब इस भर्ती का विज्ञापन आया तो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सेम थे, डिप्टी सीएम सर सेम थे। ठीक है, 2022 में चुनाव हुआ, उसके बावजूद भी एक डिप्टी सीएम सर चेंज हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी सेम थे। उस दिन सर जब डबल बेंच का फैसला आया, ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया कि डिप्टी सीएम सर ने इस तरह की बात कर दी, ठीक है, कि अब जाके पिछड़ों की जीत हुई है। सर सिर्फ क्या पिछड़े हैं उस लिस्ट में? और दूसरी बात सर ये कि मैं यहाँ अगड़े पिछड़ों में नहीं जा रहा हूँ सर, मेन बात ये है कि वो हमारे भी डिप्टी सीएम है सर, वो सिर्फ पिछड़ों के डिप्टी सीएम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अपने दल से लेके विपक्ष तक सब लोग उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए बलि किसकी चढ़ रही है? हम जैसे चयनित शिक्षकों की। और भी सर डिपार्टमेंट होंगे जहां पे अगर इस तरह की राजनीति से प्रेरित होगी सर, वो हमारे भी डिप्टी सीएम है सर। आप लोग डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं, प्लीज इस बात को सर कहीं उठाइए कि अगर इस तरह के बयान बातें आती हैं। जायज बात है, बिल्कुल हम इसका जिक्र करेंगे। हम धीरज जी, चूंकि आपने जिक्र किया तो धीरज जी के पास एक बार की फिर से चलेंगे। हालांकि वो यात्रा कर रहे हैं, इसलिए शायद वो हम उनकी वो उस क्वालिटी में उनकी वो बात ना सुन पाए। लेकिन धीरज, आज आप जब गए थे तो आपने क्या बातचीत हुई जो डीजी के साथ हुई, वो उसमें बातचीत में क्या चर्चा हुई और क्या आंदोलन को लेकर क्या रूपरेखा आपकी तय हुई है? धीरज जी। आज हेलो, हो सकता है राजनीतिक दबाव में सरकार अन्वित करने के लिए सूची को जल्दी निस्तारित कर दिया जाए और डबल बेंच के आदेश का अनुपालन। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए, जी जी बोलते रहे जी। तो हम सशक्त थे कि अगर सरकार ने तुरंत ही किसी निर्णय पर पहुंच करके एक सूची निकाल दी या लिस्ट को रिविजिट कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य अधर हो जाएगा। तो हमने इस मामले को लेकर के एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में माननीय डीजी महोदया से जो है हमारा एक डेलीगेट मिला और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है इस जो डबल बेंच का जो आदेश आया है उसका अध्ययन करने के लिए, इसके विभिन्न पक्षों को समझने के लिए। तो हमें उनकी तरफ से समय दिया गया और कहा गया कि हम प्रयास करेंगे कि सभी वर्गों के साथ न्याय हो। लेकिन फिर भी हमने मतलब हम एक मौखिक आश्वासन पर विश्वास नहीं करते। हमारा मतलब हम चाहते हैं कि एक विधिक संरक्षण हमें प्राप्त हो, कुछ भी हो इस भर्ती में हमारी नौकरी को विधिक संरक्षण प्रदान किया जाए। इस सिलसिले में अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो निसंदेह हम सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पर जाने के लिए बाध्य होंगे। मंगला, हम आपके पास चलेंगे, अपनी इस डिबेट को हम कंक्लूडिंग पार्ट में ले जा रहे हैं। और ये आपकी आज जो बातचीत हुई उससे आप क्या देख रहे हैं कि क्या उनकी इस सब जो बातचीत हुई, जो धीरज भाई बता रहे हैं, अभिषेक जी ने जो मुद्दे उठाए, क्या लोग जो आए थे वो सहमत हुए हैं इस मामले को लेकर? खासतौर से वो हम आज चूंकि ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हो चुके हैं, उनके संकट की, उनकी दिक्कतों की, उनकी चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको कुछ आश्वासन जो मिला है उससे वो आंदोलन उनका अभी टला है और वो आगे उनको लगता है कि कुछ इस मामले में राहत मिलेगी? कुछ कैसा भरोसा है? वो क्या सोचते हैं आपकी जो बात हुई? जी देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो उच्चाधिकारी से बातचीत हुई, जिसके बाद ये लोग अपने मतलब जो जहां अध्यापन का कार्य कर रहे थे वहां के लिए प्रस्थान किए हैं। लेकिन संतुष्टि की बात जहां तक है कि ये लोग मतलब सेटिस्फाइड हो गए, तो मुझे नहीं लगता है सेटिस्फाइड है, क्योंकि इनको लिखित में ऑर्डर चाहिए था, लिखित में कुछ चाहिए था जो
इनको नहीं मिला है, इनको आश्वासन ही मिला है और इसलिए लोग संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि जितने अध्यापक आए हुए थे, शिक्षक आए हुए थे, वो सब सीएल लगा के आए थे, ज्यादातर अपने छुट्टी लेकर आए थे, सीएल का इस्तेमाल करके आए थे, इसलिए ये लोग अभी तो फिलहाल यहाँ से गए हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि मामला शांत होने वाला है। आपको सर बताऊं कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दिया है, ऐसी सूचना आ रही है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जब मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहा है, इन लोगों की मांग थी कि सरकार हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाए। जो अचयनित अभ्यर्थी हैं सामान्य वर्ग के, उन उन वो पहले से कह रहे हैं सर, पहले डिबेट में भी हम बातचीत हुई थी आपके साथ कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो ये मामला अभी मुझे नहीं लगता है ये हंगामा अभी बंद होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में आज ये लोग जो सीएल लेकर आए थे, बातचीत हुई इन लोगों की, ये लोग अपनी बातें रखें, इनका डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। क्योंकि जो धीरज अभिषेक जी ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी जो है सोशल मीडिया पे लिखा कि कंप्यूटर का जमाना है, 3 घंटे में लिस्ट आनी चाहिए, तो 3 महीने का किस बात का समय भाजपा ले रही है। तो ये तमाम जो विषय है विपक्ष का, पक्ष का, तो ये राजनीतिकरण भी हुआ है सर। और ये मामला जो डेलीगेशन मिला है, अभी ये लोग हालांकि इसलिए वापस गए क्योंकि ये लोग सब लोग सीएल लेकर आए हुए थे, ज्यादातर उसमें अधिकतम संख्या हमारी तो जितने लोगों से बात हुई सब सीएल का अपने इस्तेमाल करके यहाँ पहुंचे हुए थे। तो ये लोग, मुझे लगता है कि अगर हाँ कितने तो ये लोग फिर आएंगे और सामान्य वर्ग फिर जाएगा। जी जी, और सामान्य वर्ग जो अचयनित है, ये तो चयनित है, और जो अचयनित है सर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और जो आरक्षित वर्ग है वो आज सूचना ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। बिल्कुल, कैविएट दाखिल कर दिया है कि ये जो आरक्षित वर्ग के लोगों ने ये उसमें किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया कि जिससे अगर समान वर्ग के चयनित जो शिक्षक हैं उनकी अगर सुनवाई होगी तो फिर उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। तो यही हम पहले भी जो चर्चा करते रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे उनकी यही पीड़ा थी कि हाईकोर्ट की जो डबल बेंच ने जो फैसला दिया उनका पक्ष नहीं सुना गया, कम से कम जो उस दिन हमने अभी इससे पहले एपिसोड में जो बात की थी। तो आज जो हमने चर्चा की है, हमारे साथ जुड़े अभिषेक श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े डिटेल में बड़ी इन-डेप्थ हमको जानकारी दी है और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने में शायद कामयाब होंगे कि जो आपका मुद्दा है, आपकी पीड़ा है, आपके दर्द को धीरज ने बहुत धीरज जी आप यात्रा कर रहे हैं और बावजूद इसके आप तमाम दिक्कतें सहते हुए लखनऊ आए होंगे और वापस जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आप किस तरीके से यात्रा करते हुए अपनी बात को रख पा रहे थे हमारे साथ। कुछ तकनीकी दिक्कतें थी लेकिन जो भाव थे वो सामने आए, जो भावनाएं थी वो हमने साझा की अपने दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े, इस पूरे मामले में चर्चा की। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है एक बारगी फिर से जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जहां पर आरक्षित वर्ग पहले से ही आंदोलित है, जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में एक चयनित जो शिक्षक हैं उनका एक बड़ा वर्ग है, वो 10,000 के करीब वो चयनित शिक्षक बड़ी तादाद में राजधानी लखनऊ पहुंचे और आज उन्होंने प्रदर्शन करके अपने गुस्से का इजहार किया, अपने लिए न्याय मांगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी नौकरी पर संकट के बादल हैं। तो ये हम चर्चा को इस बात को लेकर यहां पर विराम देंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार ने जो बात कही, योगी सरकार ने दावा किया है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने पाएगी, तो उनके साथ नाइंसाफी ना होने पाए, क्योंकि सिर्फ एक नौकरी का मामला नहीं है, ये इन एक एक अभ्यर्थी, एक एक जो चयनित हुआ है, एक एक शिक्षक, उसके परिवार से, उसके जो उसके जरिए जो उनकी रोटी का जुगाड़ होता है, वो सारे लोग जुड़े हैं। तो ऐसे में ये बड़ी एक सवाल है, ये कब उनको क्या न्याय मिल पाएगा या फिर उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। अब सब कुछ अदालत के पास है और सब कुछ सरकार के पास है, गेंद सरकार के पाले में है। सरकार क्या रुख लेती है इसी पर तय होगा कि आने वाले दिनों में ये सारे पक्ष, चाहे आरक्षित वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो या फिर चयनित शिक्षक हो, ये क्या रुख अपनाते हैं, ये सब कुछ सरकार के रुख पर तय होगा। हम अपने दर्शकों के सामने ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। आप भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि हम किन मुद्दों को लेकर आपके सामने आए। वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हों, जिनका जन सरोकार हो, हम लगातार आपके उन मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त इस
मुद्दे को लेकर जो हमारी डिबेट चल रही थी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।